हेलो एवरीवन। तो बच्चों, सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है। आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता ही चल गया होगा कि पेपर किस तरीके का था। फिर भी मैंने जो एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है सेकेंड पेपर का, वो मैं आप लोगों को इसकी रिव्यू देने वाला हूँ कि सेकेंड पेपर पे क्या क्या रहा, क्या क्या चीज़ें स्ट्रांग थी, क्या क्या चीज़ें वीक पोर्शन थे आपके, कहाँ पे आप स्कोर कर सकते थे, सारी चीज़ें। तो अगर सेकेंड पेपर की मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो सेकेंड पेपर आपका थोड़ा सा ज़्यादा इजी था। मतलब जैसा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर इजी था, उसी रिस्पेक्ट में सेकेंड शिफ्ट का पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी था। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो ओवरऑल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी आया था। साथ साथ जो केमिस्ट्री में जो चार टॉपिक में हमेशा बोलता हूँ कि इस चार टॉपिक से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। पहला है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सरफेस टेंशन और पॉलीमर। तो इन चार टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, फिजिकल की, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, एक्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी थे जहाँ तक बच्चों ने मुझे बताया। उसके बाद ऑर्गेनिक भी ठीक ठाक थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इजी आया था। और इनऑर्गेनिक तो जानते ही हो, रेक्टाफिकेशन रटने वाला था और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आए थे। तो अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की तो आप आराम से, अगर आप नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट भी हो केमिस्ट्री में, तो मिनिमम आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 25 में से 20 की बात कर रहा हूँ। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो केमिस्ट्री कितनी ईजी थी। और अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो 25 भी कर सकते थे, आराम से 25 कर सकते थे। कोई डिफ़िकल्टी लेवल तो कुछ था नहीं। मैं इसलिए बोलूँगा कि केमिस्ट्री बहुत ईजी थी। अगर मैं बात करूँ मैथ की तो फिर मैथ ने इस बार हिला डाला। मतलब मैथ थोड़ा सा था, लेंदी था पेपर। बहुत सारे जो मैथ के क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था। और दूसरी बात अगर मैं करूँ मैथ में, तो कैलकुलस में एक दो क्वेश्चंस आए थे जो कि आई थिंक फरवरी या मार्च अटेम्प्ट में वो सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे मैथ के कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो मैं आपको इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप फरवरी और मार्च अटेम्प्ट वाला जो पेपर है वो थोड़ा सा करके जाओ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे मैथ वाले सेक्शन में, जैसा कि बच्चों ने बताया, या तो सेम कॉन्सेप्ट के थे या रिपीट ही हुए थे। तो मैथ थोड़ा लेंदी था। मतलब 1 आवर के हिसाब से आप नहीं बोल सकते हो। हाँ, टफ बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ लेंदी था पेपर। अब जो मेरा फेवरेट पार्ट है दैट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किन किन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे। जैसे वेव ऑप्टिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, साउंड वेव से क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाद काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आया, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर रे ऑप्टिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इतना बड़ा यूनिट है, सोचना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और सेंटर ऑफ मास से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जैसा कि मुझे बच्चों ने बताया, मैं 3-4 बच्चों से पूछा, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं उसी ऑर्डर में बता रहा हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स होते हैं और उसी पार्ट से क्वेश्चंस भी आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बात करूँगा यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन से वो जो यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड एप्लीकेशन है, जिसमें कि हम लोग किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को कि इज प्रोपोर्शनल टू सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी की पावर ए, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की पावर बी, इस तरीके से करते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन आया था कि 3 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल मान लें तो फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, वो आप लोगों से हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आया था, डायमेंशनल फार्मूला पुट करके अंत में उसका आंसर आ जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ही था एरर। एरर प्लस कैपलर्स लॉ को मिक्स करके पूछा गया था। मतलब कि कैपलर्स थर्ड लॉ, याद होगा आपको, टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, उन दोनों को मिक्स करके पूछा गया था कि रेडियस को चेंज करें तो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। ऑब्वियस ही बात है, फिर आप उसको डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर करते हो, उससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। आप समझ रहे हो कितना ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था मैग्नेटिक एंड मैटर का। मैग्नेटिक और मैटर का मतलब कि अर्थ मैग्नेटिज्म से आपका आया था एंगल ऑफ डिप्ट निकालने के लिए, एंगल ऑफ डेप्थ डायरेक्टली निकालने के लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला में पुट करो आंसर, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, इस टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन फिर से मैग्नेटिक एंड मैटर का आया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। अब ये समझो कि ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हुए हो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो आपको आराम से समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। तीसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था ईएम वेव्स का। ईएम वेव्स में डायरेक्टली आपको पता होगा कि ईएम वेव्स की डायरेक्शन जो होती है वो हम लोग निकालते हैं ई क्रॉस बी से। तो यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था, बस ई क्रॉस बी करना था, आपका आंसर आ जाता। फिर जाके अगर हम लोग बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो मतलब
इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कम्युनिकेशन सिस्टम से फिर से क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप में, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं आया था। तो अब मैं इसमें 100% नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तो एग्जाम दिया नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता है आया हो, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स में दो क्वेश्चन आए थे, एक तो आया था जीनर डायोड से और एक आया था ट्रांजिस्टर से। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए। करीब करीब मैंने आपको 8 क्वेश्चन बता दिए जो कि इन्हीं टॉपिक से आए थे। उसके बाद आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेसिक क्वेश्चन, बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज पे बेस्ड आर इक्विवेलेंट निकालना था। बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाना था और आपका डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट आ जाता। अब सोचो कितना इजी क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया बेटा। उसके बाद हो गया कि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। एक ग्राफ दिया हुआ था, उस ग्राफ में एडियाबेटिक प्रोसेस था, P1 V1 आपको इनिशियली प्रेशर फाइनल प्रेशर दिया हुआ था और एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन निकालना था, आपका आंसर आ जाता। समझ रहे हो। अब जो इसके बाद का जो क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलोगे कि क्या यार मजाक कर रहे हो। केटीजी का ये क्वेश्चन आया था जिसमें कि गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में रिलेशन आपको बताना था। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, कि याद होगा अगर आपको कि गामा और एफ के डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में रिलेशन होता है, गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f। तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या लिख सकते हो, 2/γ-1। यही ऑप्शन में दिया हुआ था, यही आपको बताना था। तो यही आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था। उसके बाद ये केटीजी का क्वेश्चन था, केटीजी बोलो या थर्मोडायनेमिक्स का, समझ रहे हो। उसके बाद था ग्रेविटेशन, जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, डिटेल में पढ़ाया था। बाइनरी स्टार सिस्टम का क्वेश्चन आया था। जो सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था ना बाइनरी स्टार सिस्टम का, याद कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आया था किसमें, जेईई मेंस में। तो समझ रहे हो ना, जो पढ़ाता हूँ उसमें से आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फालतू का करवा रहा हूँ। उसके बाद एक आया था इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी में क्या था कि टेंशन को चेंज करवा दिए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आपको दोनों का गामा मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, यंग मॉडल्स को सेम कराते तो उससे आंसर निकल जाता। सरफेस टेंशन का बहुत आसान क्वेश्चन जो कि सबको जानता होगा कि सरफेस एनर्जी को एरिया से सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो सरफेस एनर्जी आ जाता है। तो एक स्पेयर है, उसका दो ड्रॉप है, दोनों को मिलाया तो सिंपल सी बात है सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो सिंपल सी बात है कि इनिशियल सरफेस एनर्जी माइनस फाइनल सरफेस एनर्जी से निकाल लो, उससे आप कर सकते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे यार, मैं क्या बोलूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एसएचएम का था, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का कैसा, x1 वेलोसिटी मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पे आपका वेलोसिटी v1 दिया हुआ था, x2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v2 दिया हुआ था। तो आपको वही डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दो इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना था 2π/ओमेगा। ओमेगा निकल जाता है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, उससे ओमेगा निकल जाता है और फिर आपका आंसर आ जाता। इतने आसान क्वेश्चन। फिर मॉडर्न फिजिक्स से मैं अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न फिजिक्स से दो क्वेश्चन आया था। एक आपका टी हाफ निकालने के लिए बोला गया था। टी हाफ क्या, ऑब्वियस बात है, कुछ इक्वेशन दी हुई थी जिससे कि आपका लैम्डा निकल जाता है। लैम्डा निकल जाता है तो टी हाफ क्या लगाते हैं, ln2/λ। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, दूसरा था और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का था, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगर मैं बात करूँ एसी, जो कि पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया। एसी में पहला क्वेश्चन आया था रिजोनेट फ्रीक्वेंसी। अगर किसी को पता होगा कि रिजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या आता है तो उनको पता होगा कि जो इंडक्टर के जो रेजिस्टेंस सर्किट में लगाता है उसका रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर लगाता है वो दोनों बराबर हो जाए तो उसी केस को हम लोग रिजोनेट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, मैं बता नहीं रहा हूँ, कमेंट करके बताना रिजोनेट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, बताना जरूर। उसके बाद आया था एसी का एक और क्वेश्चन आया था कि सर्किट एलसीआर सर्किट था, उसमें बोला था कि ये कैपेसिटिव सर्किट है या रेजिस्टिव सर्किट है। तो वो कैसे होता है वो आप लोगों को पता है, एसी का क्लास लेने वाला हूँ, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैपेसिटिव सर्किट है या रेजिस्टिव सर्किट है वो कैसे करके जज करते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद कुछ बच्चों ने बोला वेव का भी सर क्वेश्चन आया था, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, वेव का क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, ठीक है। और फिर सर्कुलर मोशन का भी क्वेश्चन आया हुआ था कि वही नंबर ऑफ रोटेशन भी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल दे रखा था, फाइनल दे रखा था, फिर नंबर ऑफ रोटेशन आपसे पूछा गया था। तो ये ऐसे आसान लल्लू क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, रोटेशन के दो क्वेश्चंस थे। रोटेशन के दो क्वेश्चंस में एक तो आपका सिंपल सा आपका क्वेश्चन था वर्क पावर एनर्जी प्लस रोटेशन का, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी रोटेशन आता है तो आप आराम से कर लोगे। तो आप कुल मिला के सोच सकते हो कि कितना आसान पेपर था, समझ रहे हो। मैंने आपको पूरा एक ऑर्डर में बता दिया और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बता दिया कि भैया तुम्हारी फिजिक्स जो है ना इतनी आसान थी कि आराम से मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से आपको अगर एवरेज फार्मूला बेस्ड के हिसाब से देखो तो आप आराम से 17 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते थे, अगर आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मीडियम लेवल से भी लो है तो।
17 क्वेश्चन आप आराम से कर, आपकी मीडियम है तो आराम से आप 20 क्वेश्चन कर सकते थे। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो 25 में 25 करके आ सकते हो। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। तो ये मान के चलो कि पेपर तो इजी था। अगर मैं बात करूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप जो फरवरी और मार्च में जो पेपर्स हुए हैं उनको कर लो, क्योंकि पैटर्न उसी बेस्ड आ रहा है। और मैं कुछ टॉपिक्स आपको बोलूँगा कि इन टॉपिक्स को कर लो बेटा, अच्छे से कर लो। इसके बस इसको थोड़ा बहुत रिवीजन करना, पढ़ तो चुके ही होगे आप लोग, इनको रिवीजन करना है। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एरर के कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, मैग्नेटिक मैटर हो गया, ईएम वेव्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेमीकंडक्टर के जीनर डायोड, और थोड़ा बहुत लॉजिक गेट कर लेना, और थोड़ा बहुत आपका ट्रांजिस्टर देख लेना, ट्रांजिस्टर के फॉर्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स बेसिक्स देख लेना। उसके बाद इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन के बेसिक फॉर्मूलेज देख लेना, केटीजी देख लेना, और एसी तो जरूर करके जाना, एसी और ग्रेविटेशन जरूर करके जाना। बस इतना ही टॉपिक बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कल सुबह मिलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की क्लास में। कल उनका मैं टाइमिंग बता दूंगा, आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो बच्चों ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं उनको यही बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।